आज हम एक काल्पनिक कहानी के पन्नों में गोता लगा रहे हैं। इसका शीर्षक है दिल्ली सेडिशन राइट्स, अ कैटलॉग ऑफ क्राइम्स। ये स्रोत हमें दिल्ली की एक रात की कहानी बताते हैं। एक ऐसी रात जहां एक भड़काऊ भाषण ने कथित तौर पर अपराधों की एक ऐसी चेन शुरू कर दी जिसने पूरे शहर को हिला दिया। हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक घटना, मतलब एक चिंगारी, कई गंभीर अपराधों की आग भड़का सकती है और कैसे हमारा भारतीय दंड संहिता, मतलब आईपीसी, इसकी अलग अलग धाराएं ऐसे मुश्किल हालात से निपटती हैं। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है विक्रम सिंह नाम के एक व्यक्ति के मंच से दिए गए भाषण से। हाँ, और कहानी के मुताबिक यहीं से मतलब हालात तेजी से बिगड़ने लगते हैं। विक्रम के शब्द, जैसे कहानी में बताया गया है, उन्हें सीधे तौर पर देशद्रोह यानी सेडिशन आईपीसी की धारा 124A के तहत देखा गया। ये वो अपराध है जहां बोले गए या लिखे गए शब्दों से या इशारों से सरकार के प्रति नफरत या अवमानना फैलाई जाए या ऐसी कोशिश भी की जाए। थोड़ी बहस का मुद्दा रही है ना, खासकर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के संदर्भ में। लेकिन इस कहानी में विक्रम के भाषण का असर वो तो फौरन नजर आता है। कहानी बताती है कि कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोग लाठियों और डंडों के साथ जमा हो जाते हैं। ये कानून की नजर में सिर्फ भीड़ नहीं है, ये एक गैर कानूनी सभा है, अनलॉफुल असेंबली। हाँ बिल्कुल, धारा 141 के तहत मतलब 5 या उससे ज्यादा लोग जमा हों और उनका इरादा आपराधिक बल का इस्तेमाल करना हो। अच्छा। और जैसे ही उस जमावड़े ने हिंसा का रूप लिया, कहानी कहती है पत्थरबाजी शुरू हुई। वो गैर कानूनी सभा दंगे में बदल गई, मतलब राइटिंग, धारा 147। कानून के लिए ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है। मतलब जमा होना एक बात है, पर हिंसा करना वो अपराध की गंभीरता को एकदम बढ़ा देता है। लेकिन कहानी तो यही नहीं रुकती। बात सिर्फ पत्थरबाजी तक नहीं रहती। जल्द ही भीड़ में तलवारें और लोहे की रॉड जैसी चीजें दिखने लगती हैं। इससे तो मामला और भी संगीन हो गया होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, काफी संगीन। अब ये साधारण दंगा नहीं रहा, ये बन गया घातक हथियारों से लैस होकर दंगा करना। राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन्स, धारा 148। और घातक हथियार की परिभाषा में वो सब कुछ आ सकता है जिससे मौत होने का खतरा हो। अच्छा। तो इसकी मौजूदगी न सिर्फ खतरे को बढ़ाती है, बल्कि सजा भी ज्यादा कठोर हो जाती है। धारा 147 और 148 में यही मुख्य फर्क है, हथियार। और इस बढ़ती हिंसा का असर जाहिर है शहर की संपत्ति पर भी पड़ा होगा। कहानी में दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़ का जिक्र है। इसे कानून क्या कहता है? इसे कानून की भाषा में कहते हैं रिश्ती या मिसचीफ, मतलब जानबूझकर किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। अगर 50 रुपए या उससे ज्यादा का नुकसान हो तो धारा 427 लागू होती है। अच्छा। लेकिन कहानी में बसों को आग लगाने का भी जिक्र है। हाँ, बसों में आगजनी, ये तो तोड़फोड़ से कहीं ज्यादा गंभीर लगता है। निश्चित रूप से। आग या विस्फोटक चीजों से रिश्ती करना वो धारा 435 के तहत आता है और इसे ज्यादा गंभीर माना जाता है। क्यों? मतलब वजह क्या है? वजह साफ है, आग पर काबू पाना मुश्किल होता है। ये न सिर्फ संपत्ति को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकती है, बल्कि इंसानी जान के लिए भी सीधा खतरा बन जाती है। इसीलिए कानून आगजनी को ज्यादा सख्ती से देखता है। तो हमने देखा कि कैसे एक भाषण से शुरू हुई बात पहले गैर कानूनी जमावड़ा बनी, फिर दंगा, फिर घातक हथियारों वाला दंगा और फिर संपत्ति का बड़े पैमाने पर विनाश। धारा 427, 435। लेकिन इस हंगामे का असर सिर्फ इमारतों और गाड़ियों पर ही तो नहीं रहा होगा। आम लोगों का क्या हुआ? कहानी कुछ बताती है? हाँ, कहानी के अनुसार इस भगदड़ और हिंसा में आम राहगीरों को भी चोटें आईं। कुछ लोगों को हल्की चोटें लगी, जिसे कानून उपहति या हर्ट कहता है, धारा 330 के तहत, मतलब साधारण मारपीट जैसी चोटें। और कुछ लोग शायद गंभीर रूप से भी घायल हुए। हाँ, कहानी में बताया गया है कि कुछ लोगों को गंभीर चोटें आईं, जिसे कानून घोर उपहति या ग्रीवियस हर्ट कहता है, धारा 325। यहाँ कानून बहुत साफ है। साधारण चोट और गंभीर चोट में काफी फर्क है। क्या फर्क है इनमें? क्या चोट कितनी गहरी है, इस बात का फर्क है? गहराई से ज्यादा चोट की प्रकृति का मामला है। आईपीसी की धारा 320 है, उसमें घोर उपहति की 8 किस्में बताई गई हैं।
जैसे स्थायी रूप से देखने या सुनने की शक्ति चली जाना, किसी अंग या जोड़ को नुकसान पहुंचना, हड्डी टूट जाना। ओहो। हाँ, या सिर या चेहरे पर कोई ऐसा निशान पड़ जाना जो हटे ना, या कोई ऐसी चोट जिससे जान को खतरा हो, या व्यक्ति 20 दिन तक बिस्तर पर पड़ जाए या अपना रोज का काम ना कर पाए। ये सब घोर उपपत्ति में आता है। बाप रे। कहने का मतलब है ये वो चोटें हैं जिनका असर लंबा रहता है या जो जानलेवा हो सकती हैं। धारा 325 में इसके लिए सजा भी ज्यादा है। ये तो भयानक है। मतलब दंगे की उस अफरा तफरी में लोगों को ऐसी चोटें आई जिनका असर शायद उनकी पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है। लेकिन कहानी तो विक्रम सिंह के इर्द गिर्द घूमती है और लगता है मामला सिर्फ दंगे भड़काने तक ही नहीं रुका, कुछ और आरोप भी सामने आते हैं। सही कहा? बिल्कुल। कहानी और भी पेचीदा हो जाती है जब विक्रम सिंह से जुड़े दूसरे मामले सामने आते हैं। एक आरोप चुनाव से जुड़ा है कि उसने चुनाव के दौरान वोटरों पर दबाव डाला था। इसे कानून में कहते हैं चुनावों पर असम्यक असर डालना, अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शंस, धारा 171F। अच्छा, 171F। हाँ, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तो लोकतंत्र की बुनियाद है और उसमें किसी भी तरह का दबाव डालना वो एक गंभीर अपराध है। और कहानी में उसी रात उसके घर से एक नाबालिग लड़की के मिलने का भी जिक्र है। वो क्या मामला था? हाँ, कहानी के मुताबिक उसी रात उसके घर से एक नाबालिग लड़की मिलती है जिसे कथित तौर पर वहां बंद करके रखा गया था। ये व्यापहरण यानी किडनैपिंग का मामला बनता है, धारा 363। किडनैपिंग? हाँ, और इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि कहानी में आरोप है कि उसे शादी के लिए मजबूर करने की कोशिश की जा रही थी। ये एक और खास अपराध है, किसी स्त्री को शादी वगैरह के लिए मजबूर करने के इरादे से किडनैप करना, धारा 366। धारा 366? हाँ, ये बहुत ही संगीन अपराध है, इसमें सजा भी ज्यादा है। तो मतलब दंगे, हिंसा, चुनावी गड़बड़ी और अब अपहरण और जबरदस्ती शादी की कोशिश, ये तो अपराधों का एक पूरा जाल सा बनता जा रहा है। कहानी में और क्या है? कहानी और भी गहरे उतरते हैं। विक्रम पर एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा बलात्कार यानी रेप, धारा 376 का आरोप भी लगाया जाता है। रेप का आरोप भी? हाँ, साथ ही ये भी कि उस कार्यकर्ता को मामला वापस लेने के लिए धमकाया गया था। और घरेलू हिंसा का जिक्र भी था शायद। हाँ, कहानी में ये भी बताया गया है कि विक्रम की पत्नी ने सालों से चली आ रही घरेलू हिंसा और आर्थिक शोषण का खुलासा किया। इसे पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, मतलब क्रूएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड, धारा 498A के तहत दर्ज किया गया। 498A? हाँ, ये धारा खासतौर पर महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए ही बनाई गई है। ये धाराएं 376 और 498A ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा के लिए कितनी जरूरी है। ये वाकई दिखाती हैं कि कैसे सार्वजनिक अपराधों के शोर में अंदर ही अंदर व्यक्तिगत स्तर पर भी कितने गंभीर उल्लंघन छिपे हो सकते हैं। सही कहा आपने। ये दिखाता है कि आपराधिकता कई लेवल पर काम कर सकती है, सार्वजनिक हिंसा, सिस्टम को चुनौती और व्यक्तिगत अत्याचार भी, और कानून इन सभी आयामों को एड्रेस करने की कोशिश करता है। जब इतनी सारी घटनाएं हो रही थी तो सबूतों का क्या हुआ? मतलब कोई रिकॉर्डिंग या गवाह थे? कहानी इस बारे में क्या कहते हैं? कहानी के अनुसार जब घटना की सीसीटीवी फुटेज की बात आई तो सबूत मिटाने की कोशिशें हुई। विक्रम के लोगों पर रिकॉर्डिंग डिलीट करने का आरोप लगा। इसे कानून कहता है साक्ष्य का विलोपन करना, यानी कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस, धारा 201। धारा 201, सबूत मिटाना। हाँ, मतलब अपराधी को बचाने के लिए जानबूझकर सबूत गायब करना। और गवाहों पर दबाव डालने का भी आरोप था। हाँ, लोगों पर झूठी गवाही देने का दबाव बनाने का भी आरोप लगा। इसे कहते हैं मिथ्या साक्ष्य देना, गिविंग फॉल्स एविडेंस, धारा 193। धारा 193। ये दोनों ही सबूत मिटाना और झूठी गवाही दिलवाना, ये न्याय प्रक्रिया पर सीधा हमला है, क्योंकि ये सच्चाई को सामने आने से रोकते हैं। तो एक तरफ अपराध हो रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें छिपाने की कोशिश है। ये तो न्याय व्यवस्था के लिए दोहरी चुनौती है। बिल्कुल, इसलिए कानून इन कामों को भी गंभीर अपराध मानता है। न्याय सिर्फ अपराध होने पर सजा देना नहीं है, बल्कि न्याय की पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और बिना रुकावट के चलने देना भी है। सबूतों से छेड़छाड़ इसे सीधे तौर पर रोकती है। कहानी में कुछ और छोटे लेकिन माहौल बिगाड़ने वाले अपराधों का भी जिक्र है, जैसे अफवाहें फैलाना। हाँ, कहानी बताती है कि भीड़ में कुछ लोगों ने विक्रम के राजनीतिक प्रतिद्वंदी के खिलाफ जानबूझकर ऐसी बातें फैलाई जिनसे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। इसे मानहानि, डिफेमेशन, धारा 499 कहते हैं। धारा 499, मानहानि। हाँ,
हालांकि मानहानि ज्यादातर एक सिविल मामला भी होता है, पर आईपीसी में इसे आपराधिक भी माना गया है। और लोगों को भड़काने के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना वो भी था। वो भी है। कहानी के अनुसार गली गली में अपमानजनक शब्द बोलकर शांति भंग करने के इरादे से लोगों को उकसाया गया। यह है प्रकोपन देने के आशय से साक्ष्य अपमान, इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ द पीस, धारा 504। अच्छा, धारा 504। इसका मकसद सिर्फ बेइज्जती करना नहीं, बल्कि ऐसा माहौल बनाना होता है जिससे शांति भंग हो। कहानी में एक बच्चे को रोकने का भी जिक्र था शायद। हाँ, एक घटना दर्ज हुई जिसमें एक बच्चे को रास्ते में रोककर डराया धमकाया गया। यह है सदोष अवरोध, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, धारा 341। 341। हाँ, यानी किसी व्यक्ति को उस दिशा में जाने से रोकना जिसमें उसे जाने का हक है। और समुदायों के बीच नफरत फैलाने की कोशिशें भी हुई। कहानी के अनुसार विक्रम के समर्थकों पर विरोधी समुदाय के खिलाफ नफरत भरे पर्चे बांटने का भी आरोप लगा। ये विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना, प्रोमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, धारा 153A के तहत आता है। 153A, ये तो बहुत गंभीर आरोप है। हाँ, बेहद संवेदनशील और गंभीर आरोप है, क्योंकि ये समाज के ताने बाने को तोड़ने का काम करता है। और जब इन सब मामलों में गवाह सामने आने लगे तो उन्हें धमकाया भी गया। कहानी यही बताती है, जब कुछ गवाह सच बोलने के लिए आगे आए तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। ये आपराधिक अभित्रास, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, धारा 506 का मामला बनता है। धारा 506, जान से मारने की धमकी। हाँ, जान से मारने की धमकी देना इसी धारा के तहत आता है और इसकी सजा ज्यादा होती है। तो हम देख रहे हैं कि कैसे मानहानि, अपमान, नफरत फैलाना और धमकी देना, ये सब भी उसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा थे। इनका इस्तेमाल डर फैलाने, विरोध को दबाने और माहौल को और ज्यादा जहरीला बनाने के लिए किया गया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं होती, शब्दों से, अफवाहों से, धमकियों से भी हिंसा की जा सकती है। डर फैलाया जा सकता है और समाज को बांटा जा सकता है। धारा 153A, 499, 504, 506, ये सब इसी तरह के हथियार हैं जिनका इस्तेमाल हुआ। पुलिस जांच में क्या सामने आया? क्या ये सब अचानक हुआ था या फिर इसमें कोई योजना थी? कहानी के अनुसार पुलिस जांच में ये बात सामने आई कि कई अपराध योजनाबद्ध थे, मतलब प्लान करके किए गए थे, और कुछ मामलों में अपराध करने का स्पष्ट प्रयास यानी अटेम्प्ट भी शामिल था, भले ही वो अपराध पूरा ना हो पाया हो। इसके लिए आईपीसी में एक खास धारा है, धारा 511। अच्छा, धारा 511। तो मतलब अगर कोई अपराध करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन किसी वजह से कामयाब नहीं हो पाता तो वो कोशिश भी अपने आप में एक अपराध है। हाँ बिल्कुल, यही धारा 511 का महत्व है। ये उन अपराधों पर लागू होती है जिनके लिए आजीवन कारावास या अन्य कारावास की सजा है। अगर कोई ऐसा अपराध करने की कोशिश करता है और उस कोशिश में कोई कदम उठाता है तो वो प्रयास भी दंडनीय है। ये कानून के इरादे को दिखाता है, न सिर्फ किए गए अपराध को सजा देना बल्कि अपराध करने की नीयत और कोशिश को भी रोकना। अगर हम इस पूरी काल्पनिक कहानी को समेटे, एक भड़काऊ भाषण, धारा 124A से शुरू हुई चिंगारी, उसने गैर कानूनी सभा, धारा 141, दंगे, धारा 147, 148, संपत्ति का विनाश, धारा 427, 435, शारीरिक चोटें, धारा 323, 325, अपहरण, धारा 363, 366, यौन हिंसा, धारा 376, घरेलू क्रूरता, धारा 498A, चुनावी धांधली, धारा 171F, सबूत मिटाना, धारा 201, झूठी गवाही, धारा 193, मानहानि, धारा 499, उकसावे, धारा 504, गलत तरीके से रोकना, धारा 341, समुदायों में दुश्मनी फैलाना, धारा 153A, जान से मारने की धमकी, धारा 506 और यहाँ तक कि अपराध करने के प्रयास, धारा 511 तक को जन्म दिया। जैसा कहानी दिखाते हैं, लगभग 20 अलग अलग आईपीसी धाराएं इस एक रात की घटनाओं के जाल से जुड़ जाती हैं। वाह, कितनी सारी धाराएं!
बिल्कुल। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू शायद यही है। ये दिखाती है कि कैसे एक गैर जिम्मेदाराना हरकत, चाहे वो भाषण हो या कोई और काम, कैसे वो नियंत्रण से बाहर होकर एक व्यापक आपराधिक घटनाक्रम में बदल सकती है। ये सिर्फ अलग अलग अपराधों की लिस्ट नहीं है, ये उनके आपसी कनेक्शंस को उजागर करती है। कैसे एक अपराध दूसरे को उकसाता है या संभव बनाता है। और ये हमारे कानूनी ढांचे की जटिलता को भी दिखाता है कि कैसे उसे ऐसी मल्टी लेयर्ड घटनाओं से निपटना पड़ता है जहां कई तरह के उल्लंघन एक साथ हो रहे हों। यहाँ एक बात साफ होती है कि कानून वो तो अपराध हो जाने के बाद हरकत में आता है, सजा देने के लिए, न्याय दिलाने के लिए। हमने लगभग 20 आईपीसी धाराओं की बात की जो इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, और शायद सुनने वालों के मन में भी आए। कानून के दायरे से बाहर अगर हम समाज के स्तर पर सोचें तो ऐसी कौन सी चीजें हो सकती हैं, कौन से संतुलन, कौन से संवाद के तरीके, कौन सी जागरूकता जो इस तरह की घटनाओं को, इस तरह की हिंसा और अपराध की श्रृंखला को शुरू होने से पहले ही रोकने में मददगार साबित हो सके। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।